सर जैसे आपने बोला कि विकसित भारत आपका फेवरेट कैंपेन है। तो क्या आपको लगता है विकसित भारत जैसी जो योजनाएँ हैं, नीतियाँ हैं, उससे कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है समाज में? अगर हाँ, तो आपकी क्या योजनाएँ रहेंगी, खास करके विकसित भारत के लिए? विकसित भारत किसी एक कैंपेन, किसी एक सेक्टर या किसी एक टेक्नोलॉजी या किसी एक व्यक्ति, किसी एक कंपनी का नाम नहीं। विकसित भारत पूरे देश को जिस स्तर पर आज आप चला रहे हैं, जिस स्तर पर आप आज ग्रो कर रहे हैं, उसमें क्या बदलाव आपको अगले 25 सालों में लाने हैं? आपको 22 साल बचे हैं आपके पास, 100 साल पूरा होने में। इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपके रूरल डेवलपमेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट है, कई सारे ऐसे बदलाव जो भारत में बुनियादी स्तर पर किए जाएँ। इसमें गवर्नमेंट की 1 टर्म नहीं लगेगी, इसमें गवर्नमेंट की 4-5 टर्म लगेगी। 3 टर्म्स गवर्नमेंट की विकसित भारत के ऊपर काम करते समय ऑलरेडी लग और ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने जिनको हम सबने 2014 में एक मुख्यमंत्री से चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने सिर्फ ये विज़न नहीं दिया कि 2022 से 2047 तक आप विकसित भारत के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। हुँ। उन्होंने 2022, 23, 24 2 सालों तक 2 पायदान उस पर चलकर भी दिखाए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आज जहाँ आप एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिज़नेस एग्ज़ाम्पल और मान के चलें तो मैं बैंकिंग के क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं बैंकिंग का एग्ज़ाम्पल दूँगा। इसमें आप वीज़ा का एग्ज़ाम्पल दें। हुँ, हुँ। वीज़ा ने बैंक्स के लेन-देन को बहुत सुगम बनाया, सुलभ बनाया। फीस ली, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मास्टर और वीज़ा कार्ड के नाम से। इस पूरे एम्पायर को जब 19 और 80s में एज़ अ डेवलपमेंट देखा जाता है, तो इस एम्पायर का यही कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में कि वो क्या चेंजेज़ लेके आता है। एक बैंक दूसरे बैंक के एटीएम को इस्तेमाल कर सके, लोग बिना भेदभाव, बिना रोक-टोक के हर एटीएम से पैसा निकाल सकें और ये सब कुछ ब्लॉकचेन के माध्यम से, एक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सुलभ किया जाए, पॉसिबल बनाया जाए और बैंक्स भी आपस में रियल टाइम में इस लेन-देन को पूरा करें। तो जब इसको बनाया गया, तो ये अपने समय का वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत बड़ा सक्सेसफुल अचीवमेंट था, माइलस्टोन। आज वीज़ा और मास्टरकार्ड से ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट भारत के पास है, यूपीआई, डीपीआई, एनपीआई और आगे आने वाले समय में जो डीपीआई है या जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बड़े आयाम इकोनॉमिक्स के बनाए गए। ये सिर्फ़ एक सेक्टर की बात नहीं, आप सोलर में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, हाइड्रोजन में, हर तरफ प्रयास करें। कुछ प्रयास हमारे बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, हुँ। कुछ पैरामीटर्स में, कुछ सेक्टर्स में हमने वक़्त से पहले अपने टारगेट्स को पूरा किया, खासकर सोलर में। कुछ जो टारगेट्स थे शायद कभी किसी को लगता था पूरे ही नहीं। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूज़न का, हर व्यक्ति को एक बैंक अकाउंट हो, उसके पास एक पैन कार्ड हो, उसके पास एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन हो कि वो प्रूफ कर सके कि वो क्या आइडेंटिटी कैरी करता है, उसको कौन-सा स्कीम मिला है, कौन-सा स्कीम नहीं मिला है। ये सब सवाल 10, 15, 20 साल पहले बहुत इम्पॉसिबल माने जाते थे। मैं यूआईडीएआई के पायलट में रहा हूँ, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। उस समय के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जो आधार का एक्जिस्टेंस है, आधार का जो डेवलपमेंट है, उसको बैंक से लिंक किए जाना बड़ा एम्बिशियस है। ये शायद ना हो पाए और काफ़ी खबरें चली। एक आधार के पूरे एक्सरसाइज़ को 3 साल का डिप देखना पड़ा। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उस समय की लीडरशिप को इसके पोटेंशियल के ऊपर भरोसा ही नहीं और जब तक भरोसा हुआ, जब आधार आया, तो इसके ऊपर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स बिल्ड हुए। आज आपका पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम आधार से लिंक है। आज आपका वॉलेट आधार से लिंक है, आपकी आइडेंटिटी आधार से लिंक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस से लेके पासपोर्ट तक सब कुछ धीरे-धीरे आपकी पहचान से लिंक होता जा रहा है। तो इस पहचान को या इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को बनाने के लिए अभी आपने सिर्फ़ शुरुआत की और उस शुरुआत में जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऐड करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने देश को दिया हुँ। आपने मतलब सरकार ने, सरकार की नीतियों ने और सरकार के जो डिसिजंस हैं, उन डिसिजन से काम करना, कारोबार करना, किसी चीज़ की परमिशन लेना, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना, उस बिज़नेस की अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग, उसके टैक्सेशंस हर चीज़ के ऊपर में जो आज प्रिसिज़न है, ट्रांसपेरेंसी है या आप कुछ गलत करते हैं तो पकड़े जा सकते हैं।
आपको कुछ नहीं मिला है तो आप उसका एक प्रॉपर लेजिटिमेटेड क्लेम सबमिट कर सकते हैं और जल्दी उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस सुविधा को। ये दोनों चीज़ें पहले पॉसिबल और जब ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं, तो आपकी इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग जो पहले इकोनॉमी का फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन पाते। आज आप दिल्ली में बैठी हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर चांदनी चौक है। 6 साल पहले अगर आप चांदनी चौक जाती हैं, 10 साल पहले देख लीजिए और आप पेटीएम लेके जाती हैं या गूगल पे लेके जाती हैं, कहती हैं मैं आपको डिजिटल पेमेंट करती हूँ। ज़्यादातर दुकानदार कहेंगे कि हमारा तो कैश का बिज़नेस है, हम नहीं कर सकते। और आज हर वो दुकानदार जो ये कहता था कि हमारा कैश का बिज़नेस है, हम नहीं कर सकते, वो आज काम कर रहा है। तो जिनको आप फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आए, उनके लिए ये बड़ी बात है कि उनका भरोसा देश के विज़न पे, विकसित भारत के विज़न पे, ट्रांसपेरेंसी पे और अकाउंटेबिलिटी पे बढ़ा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी कंट्रीब्यूशन का नाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर, आपने जैसे चुनावी कैम्पेन्स की बात करी, उसमें हुँ, आपने अपना फ़ेवरेट कैम्पेन तो हम सभी को बता दिया है। बट जब भी सरकार जीतती है चुनाव, तो वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आती है हमारे लिए। जी। तो जैसे इस बार सरकार 2014 के बाद जीती, तो वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कई इनिशिएटिव्स को लेके आई है। तो उनमें से आपका फ़ेवरेट कौन-सा है? अगर आप आधार ऑफ इकोनॉमी देखें, नॉट द आधार कार्ड, जी। तो डिजिटली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का संगम पॉसिबल हो पाता है और तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए पूरे देश को एक डिफरेंट लेवल पर डेटा नेटवर्क से जोड़ना और ये प्रोग्राम ही डिजिटल इंडिया। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली डिजिटल इंडिया में हम लोगों का नहीं रहा, आधार के पायलट करने के अलावा लेकिन डिजिटल इंडिया मेरा फ़ेवरेट कैंपेन 2-3 रीज़न से। एक, जब डिजिटल इंडिया 2016 में शुरू हुआ, उस वक़्त इंडिया की डेटा कंज़म्पशन ग्लोबल रैंकिंग 122 थी और डिजिटल इंडिया के 8 साल के अंदर, करीब-करीब 100 महीनों के अंदर, आप गेस कर सकती हैं इंडिया की डेटा कंज़म्पशन ओवरऑल एज़ अ कंट्री रैंकिंग ग्लोबली क्या होगी? 122 से जंप करके। दैट्स नंबर 1। ओके। All together more than US plus China, हुँ, India was consuming alone. And not only this, हुँ, अगर आप उस समय के डेटा रेट को देखें, अभी 2016 से अभी हमारा जो हम सिर्फ सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाली कंट्री नहीं है। हुँ, हम इज़राइल के बाद सबसे कम पैसे में, सबसे सस्ता और सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट देने वाली कंट्री थी। इफ आई यस। कैन कोट, इस वक़्त इटली में $0.12, फ्रांस में $0.23, बांग्लादेश में $0.32, पाकिस्तान में $0.36, टर्की में $0.39, चाइना में $0.41, डेनमार्क में $0.43, इज़राइल में $0.04 और इंडिया में $0.17। ये डेटा की पर जीबी कॉस्ट है। ओके। इसमें हमसे आगे सिर्फ इज़राइल। हुँ, सो अगर इस मुहिम को देखें, इस पोज़ीशन को देखें, 2014 से 8 सालों के अंदर में हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का कवरेज था वो 30% से आज के समय में 93%। जी, हम करीब-करीब इस वक़्त डेटा रेट के हिसाब से एवरेज, अगर आप डेढ़ जीबी का जो डेटा प्लान होता है 28 दिनों का, उसको अगर आप फ़ोन में प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, तो और भी कम डेटा कॉस्ट आती है। ये जी, जियो के आने से हुआ है, जी। 4G के आने से हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि कई सारे पैरामीटर्स, कई सारे क्षेत्रों में भारत नंबर 1 बनने की पहले बात भी नहीं करता था, सोचता भी नहीं था। पहले चर्चा इस बात की होती थी कि हाँ, इसके जैसा बनना है, उस कंट्री के जैसा बनना है, यहाँ ये अच्छी चीज़ है। लेकिन आज अगर 4G के बाद 5G की बात करें या 6G की बात करें, तो इंडिया पहला ऐसा देश होगा जो 5G और 6G को इंट्रोड्यूस करेगा। ओके। ये डेवलपमेंट, ये आगे में टॉप पे सबसे आगे खड़े होने का जो ताकत बिल्ड किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिजिटल इंडिया ने, इसको रिमार्केबल और ऐसा अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट शायद किसी और सेक्टर में नहीं। सर, लेकिन जब आम आदमी के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे ही 4G आया, 5G आया, तो रिचार्जेज़ के जो दाम हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आम आदमी के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है लगातार? तो आप उसका कुछ जवाब देना चाहें? यही विकसित भारत है।
आपकी जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, जो आपकी परचेज़िंग पावर है, वो भी डेवलपमेंट के साथ-साथ बढ़ती जाती है। महँगाई भी साथ-साथ बढ़ती हुँ, जाती है और आपकी जो नीड है, वो पहले ई पे चलती थी, उसके बाद 2G आई, फिर 3G आई, फिर 4G आया, अब 5G इंट्रोड्यूस हो चुका है। इंडिया अग्रणी देशों में से एक है जो 5G के ऊपर बाकी देशों से आगे निकल रहा है। लेकिन इन सब के साथ-साथ उसकी कॉस्ट भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। जी, तो अगर आपकी परचेज़िंग पावर, पर कैपिटा इनकम आगे आने वाले समय में विकसित भारत बनना है, विकसित भारत होने का सिर्फ़ सपना नहीं देखना है, इसको एक मिशन मोड पे लेना है, तो ज़रूरी है कि पर कैपिटा इनकम बढ़े। और हुँ, पर कैपिटा इनकम अगर आप कंपेयर करें, तो आज के समय में आपका पर कैपिटा इनकम और 1947 के समय में, आज़ादी के समय में जो पर जी, कैपिटा इनकम था, ये दोनों पर कैपिटा इनकम अगर डॉलर एक्सचेंज रेट के को साथ में अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें कि डॉलर का रेट भी 1947 से अभी बढ़ा है, तो जी, वो 2100 से 2300 यूएस डॉलर के आसपास जी, आएगा। लेकिन क्या 2100-2300 यूएस डॉलर जो इंडियन पर कैपिटा इनकम है, हुँ, इस पर कैपिटा इनकम पे आप एक विकसित राष्ट्र बोल सकते हो खुद को? नहीं। खासकर तब जब आपके जिन राज्यों के साथ, जिन राष्ट्रों के साथ आपकी तुलना हो रही है, उनका पर कैपिटा इनकम 12,000 यूएस डॉलर पर जी, पर्सन। अब पर कैपिटा इनकम 12,000 यूएस डॉलर 2300 यूएस डॉलर से अगले 8, 10, 15, 20 सालों में जब तक आप पहुँचेंगे, तब तक वो 12,000 नहीं रहेंगे। वो भी तो जी, बढ़ रहे हैं। भारत करीब-करीब 6.4 के ग्रोथ रेट से जीडीपी बढ़ा रहा है। हुँ, अमेरिका, यूके, मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ जो विकसित राष्ट्र हैं, वो भी 3% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। तो जब तक हम 12,000 तक पहुँचेंगे, तब तक वो 15,000 तक पहुँच चुके होंगे। जी, तो विकसित भारत में एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, उसकी इनकम और उसकी एक्सपेंडिंग पावर उस वक़्त तक जब तक आप वहाँ तक पहुँचते हैं, क्या होनी चाहिए? वो 15,000 यूएस डॉलर के आसपास। जी, और यही लक्ष्य रखा गया। और इसमें अगर आप रीसेंट बीसीजी की स्टडी देखें, तो एक बच्चा जो 2000 साल के बाद जन्म लिया है, वो अपनी लाइफ़ टाइम में करीब-करीब 240 2,40,000 240,000 यूएस डॉलर स्पेंड और विकसित भारत 2047 का जो विज़न है, 2047-31 दिसंबर को आपकी कंट्री की पॉपुलेशन करीब-करीब 168 करोड़ की थी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास 38 ट्रिलियन डॉलर की परचेज़िंग पावर होगी। ये ओके, 38 ट्रिलियन डॉलर की परचेज़िंग पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेगी, लेकिन साथ-साथ ये जो महँगाई बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बजट्स बढ़ रहे हैं और लोगों को बेहतर टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, बेहतर सुविधाएँ चाहिए। इन सबको एक साथ सिलकर ही विकसित भारत का विज़न बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ और इसको पूरा करने का जो मिशन मोड है, उस मिशन मोड पर भारत को चलते रहने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता बहुत सीधे तौर पे है। एक हमें अपना ग्रोथ रेट किसी भी कीमत पर अगले 22 सालों तक खोना नहीं है। हुँ, और आपको डिस्टर्ब करने के लिए, एज़ अ कंट्री आपको डिरेल करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कंट्रीज़ जो 3% पे ग्रो कर रही हैं, जिनको पता है कि ये हमसे आगे निकल जाएँगे। हम ब्राज़ील से, फ्रांस से, यूके से कब आगे निकले, आपको पता भी नहीं चला। इसी तरह आपके आगे अभी जर्मनी, जापान, चाइना और अमेरिका खड़े हैं। किस दिन आपको अखबार में पढ़ने को खबर मिलेगी कि आप जर्मनी से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए? इन कंट्रीज़ का, इनके थॉट प्रोसेस का, इनके यूरोपियन एंड स्कैंडिनेवियन और अमेरिकन नैरेटिव्स का एक फ़ोकस इसके ऊपर भी है कि भारत को कैसे अनस्टेबल किया। कुछ जी, दिन पहले आपने बांग्लादेश में क्या हुआ वो देखा? जी, कई सोर्सेज़ से, इनपुट से ये खबरें बिल्कुल साफ होकर के आईं कि ये प्लान सिर्फ़ बांग्लादेश को डिरेल करने का नहीं हुँ, था, ये इंडिया को भी उसी तरह से जी, बिल्कुल, अव्यवस्थित करने का। तो जो नेशंस 3% पे ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए इंडिया आज के समय में एक चैलेंजिंग थ्रेट, जबकि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति किसी को ओवर पावर करने के लिए, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए कभी अपनी ताकत बढ़ाएगी नहीं। हमारे हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में ऐसा है ही नहीं। ना हमने कभी किसी को कॉलोनाइज़ किया, ना कभी किसी की 1 इंच भी ज़मीन के ऊपर हुँ, कब्ज़ा किया। वासुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व, वन अर्थ, वन विज़न, वन फ्यूचर, वन फैमिली। इस विज़न के ऊपर भारत बना हुआ है और इस विज़न से, इसकी इंक्लूसिविटी से, इसके साथ जो एक एकता बन के आती है, इससे डरे हुए राष्ट्र हर वो प्रयास करते हैं। कई सारी चीज़ें, कई सारे नैरेटिव्स आप देखेंगी कि यूरोपियन नैरेटिव्स इंडिया को सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्टेबलाइज़ करने के लिए
डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं और वो कभी-कभी सफल भी रहते हैं। सर, जैसे अभी आपने विकसित भारत की बात करी, आपने ये बोला कि भारत विकसित होगा तो महँगाई भी बढ़ेगी, बट महँगाई बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यूथ का सबसे बड़ा एक मुद्दा ये हमेशा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें? देखिए, बहुत सारे लोग अपने-अपने क्षेत्र में जो भी उनकी माइक्रो इकोनॉमी है, जो भी इकोनॉमिक सेक्टर में वो काम करते हैं, उसमें वो लगातार उन्नति होती रहे, कारोबार बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ आएँ इसके ऊपर काम करते हैं। ये उनके डेफिनिशंस हो सकते जी, हैं। मेरा डेफिनिशन मेरे काम का ये है कि हर क्षेत्र में, वो एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, मोबाइल हो, लेदर हो, अ, फार्मास्यूटिकल्स हो, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, गैस हो, ऑयल हो, हर क्षेत्र में एक नई टेक्नोलॉजी आकर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है, बहुत सारा बदलाव क्रिएट करती है। और जब ये बदलाव क्रिएट करती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सेक्टर पहले कैसे काम करता था और आगे आने वाले समय में कैसे काम करेगा, इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उससे जुड़े हुए लोगों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। उनसे जुड़े हुए लोगों की कभी नौकरियाँ बढ़ती हैं, कभी कम होती हैं, लेकिन मेरा काम करने का और हम लोगों के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में काम करने का जो मूल सिद्धांत है, जी, वो यही है कि कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर और सशक्त ताकत दी जाती है, उनको कारोबार करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको कम किया जाता है, तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे जो आपके सर्टिफ़िकेट्स हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार है, पैन कार्ड है, इन सबको पीछे आने वाले रिफ़ॉर्म के सेगमेंट में काफ़ी सुगम बनाया जाए। अब आने वाले समय में, आगे 5 साल में, 10 साल में, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए और सुगम बनाया जाए। इससे ओके। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेसेस स्टार्ट कर हुँ, पाएँगे। जो लोग बिज़नेस को एक बहुत मेहनत का काम, हुँ, बहुत कठिन क्लिष्ट चीज़ मानते जी, थे, वो उसको आसानी से उसमें आ पाएँगे। वो वड़ा पाव बेचने वाला हो, जलेबी बेचने वाला हो, लिट्टी बेचने वाला हो या चाय बेचने वाला हो, वो आज के समय में जिस सीमा और जिस लिमिटेशंस को फ़ील करते हैं, उस लिमिटेशन से आगे जा वो रेस्टोरेंट खोल पाएँगे। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक एग्ज़ाम्पल हैं और जब ये चेंजेज़ होते हैं, जब सुगमता से एक टेक्नोलॉजी आकर के आपको आपका कारोबार करने देती है, उसमें पोर्टल्स पे चीज़ें आती हैं, किसी के ह्यूमन डिस्क्रिशन को कम कर दिया जाता है, आपको मेरिट के ऊपर आपके सर्टिफ़िकेट्स, लाइसेंसेस, परमिशंस मिलते हैं, तो आप 10 लोगों को नौकरी और देते हैं। हर एक कारोबार जो खुलता है वो 50 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, ना करते हुए वो 4-5 लोगों को तो नौकरी ज़रूर देता है। आप एक ठेला भी लगाएँगे, तो आप 6 लोगों को नौकरी दे दें। इस इकोनॉमिक विज़न को पूरा करने के लिए, इसको पाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस विज़न को समझें। जी। जैसे सर सीएजी जो है वो यूथ के लिए काम करता है जी, और अभी आप निर्मला सीतारमन जी जो हैं उन्होंने अपने बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसमें बताया गया है कि यूथ को इंटर्नशिप मिलेगी और पेड इंटर्नशिप दी जाएगी। तो उसका विज़न क्या है? क्योंकि आजकल जो यूथ है उसकी समस्या ये भी है कि इंटर्नशिप कल्चर बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नौकरियाँ कम होती जा रही हैं। तो आपका उस पे टेक क्या है? देखिए कल्चर इंटर्नशिप का हो या कल्चर जॉब का हो, ये कल्चर ओवरऑल एक्सीलेंस का है। जब आपके पास जॉब इकोनॉमी और इकोनॉमी का नेचर धीरे-धीरे विकसित भारत की तरफ मूव करेगा, वैसे-वैसे नेचर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम एकेडमी जी, टू इंडस्ट्री बदलेगा। जी, भारत को अगर आप एज़ ए इकोनॉमी देखें तो भारत 1947 के आस-पास जब आज़ाद हुआ तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी धीरे-धीरे वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बना जब हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा टेक इकोनॉमी या डिजिटल इकोनॉमी बनना शुरू हुए जब कंप्यूटर्स आए और फिर ये एक तरह से आप माने तो टेक्नोलॉजी की वो इकोनॉमी बन गई जो ग्लोबल इसने दरवाजे खोल दिए और हुँ, बाकी देशों से चीज़ें आने लगी, हम एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की इकोनॉमी बनने लगे। तो इस पूरे कल्चर में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस या जॉब का आप सोचे तो स्थिति कैसी रही होगी? जी, 1947 में नौकरियाँ बिल्कुल नहीं थी। हुँ, धीरे-धीरे वो नौकरी का कल्चर शुरू हुआ। फिर इंडस्ट्रीज़ में नौकरी शुरू हुई, जहाँ जी, पे आप मज़दूर बन के जाते हैं। वहाँ कोई इंटर्नशिप का कल्चर नहीं था। वहाँ हुँ, आप जा रहे हैं फिज़िकल मैन पावर, मसल पावर का ही काम था। प्रोडक्शन बनना था, प्रोडक्शन करना था आपको और फिर धीरे-धीरे आपका इंटेलिजेंस डेवलप होता है इकोनॉमी में और आप वो काम करने लगते हैं जिसमें आपको स्किल चाहिए।
जिसमें जी। आपको कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, वो कोर्सेज़ के हिसाब से आपकी प्लेसमेंट होती है। अब एक ऐसा कल्चर आ गया है, जहाँ पर कि आपको एक्सीलेंस चाहिए और एक्सीलेंस जब चाहिए होता है, तो आप आज आज के समय के विकसित राष्ट्रों को देखें, वहाँ किसी भी तरह की जो जॉब ओपनिंग होती है या जो काम होता है, उसके 2 सबसे पॉपुलर ट्रेंड्स हैं। एक एक व्यक्ति एक कंपनी से नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है। जी। मतलब वो एक्जिस्टिंग किसी न किसी जगह का एम्प्लॉयी है। हुँ, और दूसरा एंट्री कल्चर है किसी कंपनी में एंटर करने का कि आप इंटर्नशिप लेवल पे जाते हैं हुँ, और आप इंटर्नशिप लेवल पे कुछ दिन तक इंटर्नशिप करते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलता है। जब आप वो स्किल एक्वायर कर लेते हैं, तो उस जगह से छोड़कर किसी और जगह नौकरी करने चले जाते हैं। जी। तो एक बार आप इंटर्नशिप के कल्चर से जॉब के कल्चर में चले गए, तो फिर आप कंपनियों के बीच में अपनी नौकरी को बदलते रहेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के लिए अगर आप सीधे नौकरी पे लेंगे, तो सीधे आप नौकरी पर किसको रख सकते हैं? अनस्किल्ड लेबर, या अनस्किल्ड स्टाफ को, जहाँ आपको मैन पावर चाहिए। सो इंडिया जैसे-जैसे एज़ एन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसके पास अनस्किल्ड और स्किल्ड ये दोनों के बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। तो जो बैलेंस हमारे पास कम था, उसको अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरा किया है कि इंटर्नशिप का कल्चर लाना ज़रूरी है और इंटर्नशिप अगर पेड नहीं होगी, उस पे इंटर्नशिप पे स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, तो लोग इंटर्नशिप उनके लिए एक जीवन यापन का साधन नहीं बन पाएगा। जी। इसलिए उन्होंने पेड इंटर्नशिप इस आपके जवाब से काफ़ी लोगों को ये चीज़ क्लियर ज़रूर हुई है क्योंकि यूथ हमेशा ये सोचता है कि इंटर्नशिप से एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है। तो आई होप उनकी ये चीज़ क्लियर हो नहीं, गई है। इससे उनकी स्किल बढ़ती है या और जब वो स्किल इंडस्ट्री लेवल पे पहुँच जाती है, तो वो जॉब में कन्वर्ट हो जाती है और एक बार आप जॉब में कन्वर्ट हो गए, फिर आपके सामने खुला आसमान। हसीना, जैसे कि हम सभी को पता है आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो यूएसपी है वो है रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मंत्र है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसके पीछे का विजन क्या है? रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का जो मंत्र है और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के ऊपर जो एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशन प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्र को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए इसलिए दिया, क्योंकि लंबे समय से लोग अपनी बात तो रख पाते हैं। लोग ये बता पाते हैं कि उन्हें बदलाव चाहिए, जी। रिफॉर्म्स चाहिए। ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है, यहाँ कोई फंडिंग नहीं मिलती है, फाइनेंसिंग नहीं मिलती है। सो शिकायत करने के हज़ारों कारण हैं, इकोनॉमी से, गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन जो ये हज़ारों कारण हैं शिकायत करने के, ये सब सिर्फ़ एक हिस्सा उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन का बताते हैं कि हमें रिफ़ॉर्म चाहिए। दूसरा और आखिरी हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कि इस तरह का बनना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी सड़क होनी चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए, ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसा डिजिटाइज़ेशन होना चाहिए, वो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन। सो ये रिफ़ॉर्म और ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बीच में एक फ़ेज़ आता है परफ़ॉर्म का। प्रधानमंत्री ने देश को रिफ़ॉर्म, परफ़ॉर्म, ट्रांसफ़ॉर्म का जो मंत्रा दिया, उस पे ना सिर्फ़ इस बात की का एक पैराडाइम बनाया, इस बात का एक पैटर्न बनाया कि सिर्फ़ तारीफ़ मत कीजिए। सिर्फ़ ये मत बोलिए कि मुझे ये बदलाव चाहिए और या सिर्फ़ ये मत बोलिए कि ऐसा होना चाहिए, ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए। आप रिफ़ॉर्म की बात कीजिए, उसको सिर्फ़ शिकायत मत मानिए, उसको आप मिशन मानिए। विकसित भारत भी सिर्फ़ एक सपना नहीं है, ये एक मिशन मोड पे हो रहा कार्यक्रम, जो आपको 2047 तक 100 साल के जब आप होते हैं एज़ अ कंट्री, तो आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या आपको मिला, उसको पूरा करता है। उसको एक विज़न देता है, उसको एक आयाम देता है, उसको एक मिशन मोड देता है, उसको एक रिपोर्ट कार्ड देता है, माइलस्टोन देता है और हर साल देता है। उसी रिफ़ॉर्म, परफ़ॉर्म, ट्रांसफ़ॉर्म के मंत्र को प्रधानमंत्री जी ने शुरू से रखा कि आप सिर्फ़ रिफ़ॉर्म की बात कर बात बंद मत कर दीजिए। सिर्फ़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन का विश दिखा करके एक सपना मत दिखाइए। आप रिफ़ॉर्म भी कीजिए, परफ़ॉर्म भी कीजिए। जो बदलाव चाहिए, जो इंटेंट है उनका, उसके ऊपर कंटेंट भी बनना चाहिए। उसके ऊपर रेगुलेशन आनी चाहिए, रूल बुक आने चाहिए, सर्टिफ़िकेशन आनी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क आना चाहिए कि आप इस टेक को भारत लाना चाहते हो। आपने किसी और देश में देखा है, लेकिन उसका रूल बुक नहीं है, उसकी फाइनेंसिंग नहीं होती, उसका कमर्शियल इक्विवेलेंस नहीं है, कोई पायलट नहीं है, कोई टेस्ट रन नहीं हुआ, कभी कोई ट्रायल नहीं हुआ, तो क्या आप ड्रोन को ला पाओगे? क्या आप 3D प्रिंटर को ला पाओगे? क्या आप हाइड्रोजन ट्रक्स को ला पाओगे? इलेक्ट्रिक ट्रक्स को लेके आ पाओगे? इलेक्ट्रिक बसेस को लेके आ पाओगे? ऑटोनोमस व्हीकल को लेके आ पाओगे? एयर ट्राम्स को लेके आ पाओगे? बुलेट ट्रेन को लेके आ पाओगे? हाइपर लूप को लेके जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें सिर्फ़ रिफ़ॉर्म की बात खत्म नहीं होनी चाहिए। परफ़ॉर्म करना चाहिए
टेस्ट होने चाहिए, पायलट्स होने चाहिए और फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आती है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुँ, आपके उस सेक्टर में जैसे आप पिछले 75 सालों से काम करते रहे हैं, हुँ, करते आए हैं, उसको 360 डिग्री बदल देगा। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको डिजिटल भारत में बताए, सोलर में बताएँ और कई ऐसे क्षेत्र हैं माइक्रो इकोनॉमी के भारत के, जो आगे आने वाले समय में आज के समय में मैं आपको कहूँ तो ऑटोमोबाइल में हम तीसरे नंबर पे हैं एज़ अ ग्लोबल कंट्री और अ, दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ट्रक का और तीसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं बस के। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है ग्लोबली, लेकिन आप नंबर 1 हैं डेथ इन रोड एक्सीडेंट। तो आपको एक सेंसिबल इकोनॉमी बनने के लिए, एक थॉट प्रोसेस ह्यूमन ड्रिवन इकोनॉमी बनने के लिए, ये सोचना पड़ेगा कि आप जो विकास कर रहे हैं, उस विकास का एक पेस हो, उसका एक कल्चर हो, उसका एक रूट हो, उसका एक मीनिंग हो। मीनिंगलेस विकास करेंगे, 6% पे ग्रो कर रहे हैं, 7.5-8% तक ग्रो करेंगे, आप दूसरा चाइना और अमेरिका बन जाएँगे। आपको जापान बनना है, आपको एक ऐसी इकोनॉमी बननी है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, सेंसिटिविटी हो, उसमें एक अ, संवेदना पर्यावरण के प्रति और मानवता के तो जैसे आपने अभी टेक्नोलॉजी को लाने की बात करी, जी, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ में और काफ़ी चीज़ों में ये भी देखा है कि आप वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन आप फिर एक बात कहते हैं कि आपको वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ को लाना चाहिए, जैसे ई-हाईवेज़ हो गए या फिर और चीज़ें हो गईं। तो आप ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना चाहेंगे? वेस्टर्न कल्चर को क्रिटिसाइज़ करने के लिए वेस्ट के पास कल्चर होना चाहिए। कल्चर, सिविलाइज़ेशन और डेवलपमेंट ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। जब आप सिविलाइज़ेशन की बात करते हैं, तो सिविलाइज़ेशन का जो एस्पेक्ट है, सिविलाइज़ेशन का जो आर्म है, जो इसका ओवर आर्किंग पीरियड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के पास है, जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा है। अब आप ये कहेंगे कि आप उनके कल्चर को डिमीन करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वेस्टर्न कल्चर के साथ जो कॉलोनाइज़ेशन का इम्पैक्ट आया हिंदुस्तान के ऊपर, उस इम्पैक्ट से आज के भारत को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस इम्पैक्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, उसको बना नहीं पाएँगे। और बिना रियल आइडेंटिटी के, बिना किसी कल्चर के, बिना किसी प्रिंसिपल के जब आप विकास करोगे, तो आपका विकास ओवरऑल विकास नहीं माना जाता। वो एक खोखला, हॉलो विकास माना जाता है। तो ये जो इम्पैक्ट है कोलोनाइज़ेशन का, उसको अगर मैं ऐसे कहूँ, तो दर्शकों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि आपके खाने पे है, आपकी पढ़ाई पे है, आपके लैंग्वेज पे है, आपके पहनावे पे है, आपके थॉट के ऊपर है और इस विकास को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपके ऊपर थोपा गया है हुँ, और जिस भी रीज़न से, जिस भी परिस्थिति में उसको थोपा गया, उस समय आप कॉलोनी थे, उनके अंदर शासन कर रहे थे, वो आपके ऊपर प्रशासनिक पावर रखते थे और आज नहीं रखते। तो इस जंजीर को मानसिक हो, सामाजिक हो, एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, इसको तोड़ना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम उसको तोड़ेंगे नहीं, तो आप अपने कल्चर को रीएस्टैब्लिश नहीं कर पाएँगे और कल्चर को रीएस्टैब्लिश करने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को नहीं लोगे। जो उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने मोबिलिटी के ऊपर अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अच्छा काम किया, एनवायरनमेंट के ऊपर अच्छा काम किया, उन सबको पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। और उन सब में से जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको हमें साथ लेके चलना चाहिए। जहाँ वो कम पड़ गए, जहाँ वो कमज़ोर पड़ गए, जहाँ वो विकास नहीं कर पाएँ, मूल्यों को नहीं समझ पाएँ, पारिवारिक मूल्यों को नहीं समझ पाएँ, उनको कॉपी नहीं करना चाहिए। और इसको कॉपी इसके इसका जो डीक्लिनिज़िंग है, इसको जो आप अ, डिकार्बोनाइज़ मान लें या इसको सैनिटाइज़ करना मान लें, ये कोविड के समय से शुरू होता है। कोविड का जो चैलेंज है, उसको अगर आप गौर से देखें, जी। तो आपको आज जो एस्पेक्ट मैं दूँगा, आपको लगेगा कि ये इस बारे में हमने सोचा नहीं। कोविड में 2 लोगों को भारत में कोविड होता है। एक आदमी की इम्यूनिटी अच्छी है और एक आदमी की इम्यूनिटी खराब है। जिसकी इम्यूनिटी खराब है, वो मर जाता है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो ज़िंदा रह जाता है। क्या आपको आज ये सुनकर नहीं लग रहा कि आपने क्वेश्चन पेपर गलत पढ़ लिया? वेस्ट ने आपको बताया कि वैक्सीन ढूँढना है, वैक्सीन ढूँढो। जैसे ही आपने वैक्सीन ढूँढी, बहुत परिश्रम किया, बहुत पसीना बहाया, वैसे ही कोविड का वेरिएंट बदल गया। अब वो पुरानी वैक्सीन जो आपने 120 करोड़ लोगों को लगाई, वो किसी काम की नहीं रही, वो बेकार हो गई। तो
आपको वैक्सीन नहीं ढूँढना था, आपको इम्यूनिटी का वो लेवल ढूँढना था, उसके कोर फंडामेंटल्स ढूँढने थे, जिसके होने के बाद कोविड होता भी तो आदमी नहीं मरता। और आगे आने वाले समय में कोविड जैसी कितनी बीमारियाँ आएँगी, कितने वेरिएंट आएँगे, तो आपका कोर स्ट्रेंथ वैक्सीन बनाना नहीं है। ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन है, कि दवाई बना दो। जी। इंडियन सॉल्यूशन ये नहीं है, इंडियन सॉल्यूशन ये कहता है कि आप अपनी इम्यूनिटी, आप अपने शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बनाइए कि आप इस तरह के अटैक से, वायरस के अटैक से, माइक्रो बैक्टीरिया के अटैक से बच सकें। और ये प्रतिरोधक क्षमता पूर्वी अगर देश में, दुनिया में कोई देश पूरी दुनिया को बता सकता है और कोई माध्यम बता सकता है, तो वो या तो योग है, हुँ। या तो आयुर्वेद है, या जी। तो सनातन वैदिक कल्चर। और इस वैदिक कल्चर के ऊपर आप जितना रिसर्च करें, जितना इनसाइड आप R&D करें, उतनी ज़्यादा चीज़ें निकल कर के आएँगी। लेकिन ये हमने खोया कहाँ? क्या हमारे पास नहीं था? हमारे खान-पान में मिलेट्स नहीं थे? हमारे खान-पान में वो चीज़ें नहीं थी जो आज पूरी दुनिया चीख-चीख करके कह रही है कि ये मत खाओ, ये फास्ट फूड है। हुँ। इससे आपको ओबेसिटी हो रही है, आप सुस्त बन रहे हैं, आपको डायबिटीज़ हो रही है, अनीमिया हो रहा है और वो हम हर वो चीज़ किया करते थे अपने कल्चर में जो हमारे लिए सही थी। और धीरे-धीरे हर वो अच्छी चीज़ को आपका एजुकेशन का कल्चर हो, गुरुकुल की रीति हो, गुरुकुल का की पूरी पद्धति हो, उसको चुन-चुन कर कॉलोनियल तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया में घुस कर के हटाया। जी। अगर इसको रिस्टोर करने की बात करते हैं या इनको दोबारा वापस लाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस सेंस को डेवलप करना पड़ेगा और वो सेंस ये कहता है कि आपके ऊपर हज़ारों, लाखों नैरेटिव खूबसूरत चीज़ें फेंकी जाएँगी, दबाई जाएँगी, प्रेस की जाएँगी, सारे लॉजिक दिए जाएँगे उसको अपनाने के। आपके पास वो इंटेलिजेंस होना चाहिए, आपके पास वो धैर्य और वो विज़डम होना चाहिए कि आपको क्या अपनाना है और आपको क्या नहीं अपनाना।